किसी प्लेन को जब बोर्ड पर या कॉपी पर कहीं पर दर्शाना हो, दिखाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम रेक्टेंगल का या पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। यदि हम कहें कि एक प्लेन है, ऐसे खींच देंगे प्लेन हो जाएगा। इस पैरेललोग्राम से हम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि इस प्लेन में स्थित कोई लाइन है और लाइन ऐसे खींच देते हैं, और हम कहें कि यह लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, तो स्टूडेंट को लगता है कि हाँ, यह लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई प्लेन है, प्लेन को ऐसे खींच देते हैं और फिर कहते हैं कि इस प्लेन में स्थित कोई लाइन है, लाइन ऐसे खींच देते हैं और कहते हैं कि चूंकि यह लाइन इस प्लेन में स्थित है, इसीलिए यह प्लेन के पैरेलल है। तो स्टूडेंट को लगता है कि प्लेन के पैरेलल कैसे हो जाएगा। यह कन्फ्यूजन 90% स्टूडेंट को है। स्टूडेंट करता क्या है कि इस लाइन को इस एज से कंपेयर करता है, इस पैरेललोग्राम के एज से कंपेयर करने लगता है। इसमें उसको पैरेलल दिखाई पड़ता है तो समझता है कि हाँ पैरेलल है, और इसमें इसको लगता है कि यहाँ पर इस एज को जाकर के आगे काट देगा तो यह तो पैरेलल नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर उसको कन्फ्यूजन होता है। दरअसल प्लेन किसको कहते हैं यह बात स्टूडेंट समझता ही नहीं है। अब जैसे हम इन्फिनिटी लिखते हैं, इन्फिनिटी ऐसे करके लिख देते हैं, तो तुम क्या कहोगे कि इन्फिनिटी का लेंथ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बस इतना दूर में ख़त्म हो जाता है। इन्फिनिटी का अर्थ क्या होता है? अनंत तक बढ़ रहा है, अनंत तक इधर भी, अनंत तक इधर भी। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब नो एंड। या कि कहोगे कि बस इतना लेंथ, इन्फिनाइट लेंथ का मतलब इतना लेंथ, ऐसा नहीं कहोगे। तो जैसे ई वाला सिंबल इन्फिनिटी के लिए यूज किया जाता है, उसी तरीके से प्लेन के लिए यह पैरेललोग्राम हम यूज किए। लेकिन प्लेन का मतलब बस या कोई इसका किनारा नहीं हुआ, या कोई इसका किनारा नहीं हुआ, इंड एज नहीं हुआ, इसका कोई इंड नहीं होता है। प्लेन जो होता है वह इधर भी इन्फिनिटी तक बढ़ा हुआ, यह समतल इन्फिनिटी तक बढ़ा हुआ, यह समतल इन्फिनिटी तक बढ़ा हुआ, यह समतल इन्फिनिटी तक बढ़ा हुआ। इस टाइप का कोई उसका किनारा एज, इंड एज होता ही नहीं है। तो कंपेयर किससे करके देखते हो कि यह पैरेलल लग रहा है, यह पैरेलल नहीं लग रहा है? यह तो हम प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ठो पैरेललोग्राम खींच देते हैं जिसमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ इंड हो रहा है, लेकिन वास्तव में प्लेन का कोई इंड एज नहीं होता है। यदि कोई लाइन इस प्लेन में भी, इस पूरा का पूरा प्लेन में स्थित है, तो प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है। कैसे समझेंगे? अब जैसे यह ब्लैक बोर्ड है, लाइन ऐसे खींचे, यह लाइन भी इस प्लेन के पैरेलल, लाइन ऐसे खींचे, यह लाइन भी इस प्लेन के पैरेलल, लाइन ऐसे खींचे, यह लाइन भी प्लेन के पैरेलल। प्लेन के पैरेलल है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका है कि प्लेन पर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हुआ लंब, लंब खींचते हैं जो प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाता है। अब इस नॉर्मल के साथ, इस परपेंडिकुलर के साथ यह लाइन भी इधर से 90 डिग्री बना रहा है, यह भी 90 डिग्री बना रहा है, यह भी 90 डिग्री बना रहा है, यह भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, सब 90 डिग्री बना रहा है। प्लेन पर परपेंडिकुलर के साथ यदि कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वह लाइन प्लेन के पैरेलल है। तो प्लेन में स्थित जितना भी लाइन होगा, जब हम उस पर परपेंडिकुलर, प्लेन पर ही परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसके साथ यह 90 बनाएगा ही। यदि कोई लाइन प्लेन के बाहर हो, एक तो और कलम ले लेते हैं,
यदि कोई लाइन प्लेन के बाहर हो, बाहर, और प्लेन पर का परपेंडिकुलर इसके साथ 90 डिग्री बनाए, जैसे यहाँ बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है, तो यह लाइन भी प्लेन के पैरेलल हुआ। प्लेन में स्थित जितना लाइन होगा सब इस प्लेन के पैरेलल होगा, क्योंकि प्लेन पर का परपेंडिकुलर उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसीलिए लाइन ऐसे खींचा जाए कि ऐसे खींचा जाए, यदि यह लाइन प्लेन में है तो प्लेन के पैरेलल है, यह बात समझना है। यदि एक प्लेन है, जैसे हमारा यह बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, इस पर कोई दूसरा प्लेन परपेंडिकुलर हो, जैसे यह कॉपी हम रख दिए परपेंडिकुलर, अब इस प्लेन पर का परपेंडिकुलर इस कॉपी के साथ पैरेलल होगा। इस कॉपी यह जो प्लेन है, इस प्लेन पर का भी परपेंडिकुलर इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का नहीं, मतलब इस प्लेन पर जो 90 डिग्री बनाने वाला लाइन है, यह लाइन इस प्लेन के पैरेलल होगा। इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इस प्लेन के पैरेलल, यदि इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो यह लाइन, यह जो कलम दिखाई पड़ रहा है लाइन, यह इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। या जैसे दो लाइन में होता है कि एक लाइन है, इसके साथ 90 डिग्री बनाने वाला दूसरा लाइन खींच दिया जाए। अब यदि इसके साथ 90 डिग्री बनाने वाला लाइन हम खींचते हैं, ठीक है, तो यह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। ठीक इसी तरह का बात, एक प्लेन है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला दूसरा प्लेन खींच दिए। अब इस पर का परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। यदि किसी प्लेन में स्थित दो लाइन हो, एक लाइन यह, दूसरा लाइन यह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो, प्लेन में लाई कर रहा है तो प्लेन के पैरेलल तो है, यह लाइन भी प्लेन के पैरेलल, यह लाइन भी प्लेन के पैरेलल, लेकिन दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। प्लेन में स्थित कोई भी दो लाइन, चाहे दो लाइन हो, चाहे दो वेक्टर हो, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, ठीक है, तो कोई तीसरा वेक्टर हो चाहे लाइन हो, जो भी हो, वह ऐसा हो कि इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा हो, इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा हो, तो यह वेक्टर या लाइन जो भी हो वह इस प्लेन पर ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लेन पर ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई लाइन x1, y1, z1 पॉइंट से हो करके गुजर रहा हो तथा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC हो, डायरेक्शन रेशियोज ABC हो, और यह x1, y1, z1 पॉइंट से होके गुजर रहा हो, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। यदि किसी लाइन का इक्वेशन इस रूप में लिखा रहे, x1, y1 और z1, इस लाइन पर स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है एक पॉइंट का, इस लाइन पर स्थित इन्फिनाइट पॉइंट है, तो किसी भी एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ वाला नंबर, y कोऑर्डिनेट यहाँ वाला नंबर, z कोऑर्डिनेट यहाँ वाला नंबर, और नीचे में इस बट्टा के नीचे में जो ABC लिखा हुआ है यह इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि हमको कहा जाए कि यह लाइन किस पॉइंट से गुजर रहा है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो इसको पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ y माइनस y1 है,
जबकि यहाँ y+4 लिख दिया गया। तो y+4 को हम ऐसे समझ सकते हैं, y+4 को y-4, तब तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, ठीक है, y1 के जगह पर। तो एक पॉइंट क्या मिलेगा, 3 - 4 7, एक पॉइंट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 3 - 4 7। इस पॉइंट से लाइन गुजरेगा तथा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा 9 - 1 - 5। डायरेक्शन रेशियो 9 - 1 - 5। अब यह लाइन है, इसमें तो x - x1 जैसा माइनस के बाद वाला चीज़ दिया ही नहीं है। इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं, x - 0/2 = y - 0/3 = z - 0/5। इसका अर्थ है कि यह लाइन एक पॉइंट है 0 0 0, जिस पॉइंट से होकर के यह लाइन गुजर रहा है तथा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 2 3 5 2 3 5। इसी तरीके से अब यहाँ भी एक लाइन दिया है, तो इसको हम समझ सकते हैं x - 0/3 y - 0/7 z - 0/8। तो यह भी ओरिजिन से होके गुजर रहा, लेकिन इसका डायरेक्शन रेशियो कुछ अलग है, ठीक है। इसका मतलब है इसके पैरेलल ना होकर के इससे जरा घूम करके लाइन है, लेकिन ओरिजिन से ही गुजरने वाला लाइन है यह भी। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 3 7 8 है, 3 7 8 है। यह बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस लाइन के इक्वेशन में ABC डायरेक्शन रेशियो है लाइन का। यदि हम ऐसा लिखें, एक वेक्टर खींचे, एक वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल हो और इसका लेंथ कितना के बराबर हो, a² + b² + c² रूट अंडर के बराबर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना के बराबर हो, a² + b² + c² रूट अंडर के बराबर यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो। और यह वेक्टर इस लाइन के पैरेलल हो, तो इस वेक्टर को हम लिखते हैं AI, ठीक है, प्लस BJ प्लस CK। यदि कोई वेक्टर IJK के टर्म में लिखा रहे तो उसमें ABC जो है IJK का कोफिशिएंट, वह इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, वह इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, और इस वेक्टर के पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक ही चीज होता है। जो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है उसी को हम लाइन का डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं, इसके पैरेलल लाइन का। और लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन के पैरेलल किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, उसी को हम समझ सकते हैं, उसी को समझ सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पर अभी हमको लेंथ से मतलब नहीं है, लेंथ चाहे जो भी हो, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है, लेकिन हम लेंथ नहीं पता है। सिर्फ डायरेक्शन से अगर मतलब हो तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि AI जोड़ BJ जोड़ CK इस लाइन के पैरेलल चाहे लाइन से बाहर हो या लाइन में से ही इतना लेंथ काट करके लाइन के ही अलोंग खींच दे, ठीक है, वेक्टर, तो भी इसको हम AI प्लस BJ प्लस CK कैप से डिनोट करेंगे। इसके बराबर होगा यह वेक्टर यदि इसका लेंथ इसके बराबर हो तो। अब यहाँ पर एक लाइन है, यह लाइन जिसका इक्वेशन यह दिया, तो नीचे वाला नंबर क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो हुआ। तो इसमें से 2² + 3² + 5² का रूट अंडर जितना लेंथ होगा उतना लेंथ यहाँ से हम काट लेते हैं, ठीक है, यह, और ऐसे करके वेक्टर का साइन लगा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ से इस 0 0 0 पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का जो वेक्टर दिखाई पड़ रहा है, इस वेक्टर को अगर हम P मान लें, वेक्टर P,
तो इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर क्या लिखेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 5k कैप। यहाँ एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अलावा एक वेक्टर मैग्नीट्यूड उसका 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के रूट के बराबर होगा। हालांकि हमको अभी लेंथ से मतलब नहीं है, किसी मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर, मैग्नीट्यूड 10 आए 50 आए 100 आए जो भी आए, लेकिन डायरेक्शन इसके पैरेलल हो, ऐसा वेक्टर क्यू, ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, 3i प्लस 7j प्लस 8k। यदि कोई वेक्टर दिया है, कोई वेक्टर a1i प्लस, ठीक है, b1j प्लस c1k, और इसके पैरेलल कोई लाइन हो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, a1 b1 c1, a1 b1 c1। यह बात बहुत क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस इक्वेशन को देख के हम समझ गए कि इस लाइन पर स्थित एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 - 4 7, 3 - 4 7, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 9 -1 -5। यह लाइन प्लेन P में स्थित है, यह है प्लेन P, इसको प्लेन P कह रहा है। प्लेन P में स्थित एक लाइन है जिसका इक्वेशन यह, तो हम समझ गए कि वह जो लाइन है इस पॉइंट से गुजर रहा है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इतना है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई दूसरा प्लेन है, यह प्लेन जो इस प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस प्लेन में स्थित दो लाइन है जिसका इक्वेशन x/2 = y/3 = z/5 तथा x/3 = y/7 = z/8। तो इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर, पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, हम एक वेक्टर P कैसे लिखेंगे, एक वेक्टर P 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 5k। इस लाइन के अलोंग किसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर Q हम कैसे लिखेंगे, Q = 3i प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। दो वेक्टर P और Q हो, P और Q, एक वेक्टर P दूसरा वेक्टर Q, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट Q क्रॉस P, Q क्रॉस P एक वेक्टर मिलता है जो इसके साथ भी 90 डिग्री बनाता है और इसके साथ भी 90 डिग्री बनाता है। यानी वह जो वेक्टर होगा वास्तव में बोर्ड पर परपेंडिकुलर होगा, इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर। तो बोर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन खींचने में तो दिक्कत है, लाइन ऐसे खींच देते हैं और इसी को समझना है Q क्रॉस P, Q क्रॉस P। यह इसके साथ भी 90 डिग्री और इसके साथ भी 90 डिग्री, ऐसा टाइप का होता है। यदि कोई वेक्टर Q, अब सवाल है कि यह Q क्रॉस P निकालेंगे कैसे, Q क्रॉस P कैसे निकालेंगे। यदि कोई वेक्टर A हो, a1i कैप प्लस a2j कैप
प्लस A3 कैप के कैप। दूसरा वेक्टर B हो B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 के कैप, यानी IJ के टर्म में दिया हुआ रहे, तो इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B लिखने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं जिसके फर्स्ट रो में IJ K लिख देते हैं। सेकेंड रो में इसमें पहले आने वाला जो वेक्टर है इसमें IJ K का कोफिशिएंट यानी A1 A2 A3 A1 A2 A3, और सेकेंड रो में इस B जो वेक्टर है बाद में आने वाला इसमें IJ K का जो कोफिशिएंट है B1 B2 B3 B1 B2 B3, यह डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा वह A क्रॉस B का वैल्यू देगा। ठीक है, वह A क्रॉस B का वैल्यू देगा। इस फार्मूले का यूज करते हुए हम Q क्रॉस P कैसे निकालेंगे? Q क्रॉस P इज इक्वल टू IJ K 3 7 8 8 2 3 5 2 3 5 2 3 5, that is equal to फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट I कैप गुने यह रो हटाते हैं, यह कॉलम हटाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई 7 5 35 माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई 8 3 24, फिर माइनस साइन देते हैं और J कैप लिखते हैं। यहाँ पर माइनस साइन दिया जाता है, याद रखना, माइनस J कैप गुने। अब यह रो खत्म और यह कॉलम खत्म, तो बच गया 3 8 2 5, ऐसे पहले मल्टीप्लाई 5 या 15 माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई 8 दूनी 16। अब फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट के कैप है तो यहाँ पर प्लस साइन होता है, प्लस के कैप गुने यह के जिस रो में है उसको हटा देते हैं, जिस कॉलम में है हटा देते हैं, तो बचता है 3 7 2 3, पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर माइनस साइन फिर ऐसे मल्टीप्लाई, 3 3 9 माइनस 7 दूनी 14, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 इसमें से घटेगा तो 11I, यहाँ पर प्लस J और यहाँ पर माइनस 9 घटेगा तो 5K कैप मिलेगा। यह किसका वैल्यू है? Q क्रॉस P। यह Q क्रॉस P तो इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, यानी यह Q वेक्टर और P वेक्टर जिस प्लेन में स्थित है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा Q क्रॉस P। तो Q वेक्टर ई वाला प्लेन में स्थित है और P वेक्टर भी इसी प्लेन में स्थित है, तो यह Q क्रॉस P इस प्लेन पर ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लेन पर ही परपेंडिकुलर Q क्रॉस P। Q क्रॉस P इस प्लेन पर ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यह Q क्रॉस P कितना मिल रहा है? 11I प्लस J माइनस 5K, 11I प्लस J माइनस 5K, इतना मिल रहा है Q क्रॉस P। यह Q क्रॉस P Q पर भी परपेंडिकुलर, P पर भी परपेंडिकुलर, तो Q और P को कंटेन करने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर, लेकिन यह प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर,
इसका मतलब है यह Q क्रॉस P इस दूसरे प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। तो इस Q क्रॉस P जो वेक्टर दिखाई पड़ रहा है इसके एलॉन्ग यानी इसके पैरेलल कोई लाइन खींच दे तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या लिखेंगे? 11 1 -5। तो यह प्लेन इस पॉइंट से होके गुजर रहा है, ठीक है, तथा दो लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो 9 -1 -5 तथा दूसरा लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो 11 1 -5 है, इस दोनों के पैरेलल है। यानी यह प्लेन इस पॉइंट से गुजर रहा है तथा यह प्लेन दो लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो 9 -1 -5 तथा 11 1 -5 है, 11 1 -5। अब हमारा फॉर्मूला होता है कि कोई प्लेन x1 y1 z1 पॉइंट से गुजर रहा हो तथा दो लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हो, इस दोनों लाइन के पैरेलल हो यह प्लेन तथा x1 y1 z1 पॉइंट से गुजरे, तो इस प्लेन का इक्वेशन हम लिखते हैं x - x1 y - y1 z - z1 a1 b1 c1। पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो दूसरा रो में लिखा हुआ, दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो इस तीसरा रो में लिखा हुआ = 0। यहाँ पर यह प्लेन इस पॉइंट से गुजर रहा है तथा दो लाइन, जो लाइन इसी प्लेन में स्थित है, यह प्लेन तो इसके पैरेलल है ही, तो यह प्लेन एक लाइन इस लाइन के पैरेलल, दूसरा लाइन इस लाइन के पैरेलल, इसका डायरेक्शन रेशियो 9 -1 -5, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 11 1 -5 है। तो इस प्लेन का इक्वेशन, इस फार्मूले का यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे x -3 y -4 यानी y + 4 z -7 a1 b1 c1 यानी 9 -1 -5 9 -1 -5 a2 b2 c2 यानी 11 1 -5 डिटर्मिनेंट = 0। दिस इम्प्लाइज, फर्स्ट रो के अलोंग तोड़ते हैं, पहले यह एलिमेंट x -3 गुने यह रो हटा दो, यह कॉलम हटा दो, बचेगा -1 -5 1 -5, पहले ऐसे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5, फिर माइनस साइन देंगे माइनस, और इसको जब इससे गुना करेंगे तो -5, तो यह -5 और यह इधर यहाँ का माइनस +5। इसके बाद माइनस चिन्ह देना है और फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट y + 4 लिख देना है। अब इस रो को हटा देना है, जिसका एलिमेंट है यह y + 4, इस रो को हटा देना है, इस कॉलम को हटा देना है, बचेगा 9 -5 11 -5, इसको इससे गुना -45, फिर माइनस का चिन्ह देना है और यह इसको इससे गुना तो -55, -55 के पहले माइनस चिन्ह +55, फिर इसके बाद प्लस चिन्ह देना है और अगला एलिमेंट z -7, यह रो हटा देंगे, यह कॉलम हटा देंगे, 9 -11 यानी +11 = 0। दिस इम्प्लाइज 10 गुने x 10x -10 गुने या -3 -30। इसी तरीके से यहाँ -45 और यह जब घटेगा तो 10 बचेगा, -10y -40, यहाँ 20 हो जाएगा, 20 से गुना करेंगे +20z -140 = 0। दिस इम्प्लाइज 10x
माइनस 10y माइनस 10y प्लस 20z और 140 40 180 180 ये हो जाएगा 210 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। 10 से सबको डिवाइड कर देने पर x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इस पी प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया? इस पी प्लेन का इक्वेशन हमको मिला x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 2 माइनस 5 11 है, इस पॉइंट से इस प्लेन पर पी प्लेन पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है उस परपेंडिकुलर का लेंथ d है। इस परपेंडिकुलर का लेंथ d है। अब हमारा फॉर्मूला होता है कि किसी प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो। प्लेन के बाहर कोई पॉइंट P हो जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। इस P पॉइंट से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाए वह यदि प्लेन से M पॉइंट पर मिले तो PM इस पॉइंट से इस प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर का लेंथ होगा। यह PM इज इक्वल टू होता है इस प्लेन के इक्वेशन में राइट साइड 0 हो, बाकी सारा टर्म जब लेफ्ट साइड में हो तो लेफ्ट साइड में x y z के जगह पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम रख देते हैं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। इसका मॉड ले लेते हैं और बट्टे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर जोड़ y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यह देता है इस पॉइंट से इस प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर का लेंथ। इस फार्मूले का यूज करते हुए इस पॉइंट से इस प्लेन पर जिसका इक्वेशन इतना दिया हुआ है, दिया नहीं है बल्कि हम निकाले हैं, इस प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर का लेंथ जिसको d वह कह रहा है क्वेश्चन में, इस d का वैल्यू इस फार्मूले का यूज करके हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे d इज इक्वल टू प्लेन के इक्वेशन में x y z के जगह पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो x के जगह पर 2 तो हो जाएगा 2, फिर माइनस y है तो माइनस y के जगह पर -5 तो +5 हो जाएगा। यहाँ पर है 2z तो 2 गुने 11 z के जगह पर 11 रखेंगे तो 22 और फिर है यहाँ -21 तो -21 इसका मॉड ले लेंगे बट्टे x का कोफिशिएंट क्या है 1, x के बगल में नंबर 1 का स्क्वायर 1 जोड़ y के बगल में -1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा जोड़ z के बगल में 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा रूट। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 22 में से 21 घटेगा 1 जोड़ 5 6 जोड़ 2 8 का मॉड बट्टे 4 1 5 1 6 रूट 6 d इतना तो d स्क्वायर कितना हो जाएगा मॉड 8 का स्क्वायर 64 और रूट 6 का स्क्वायर 6 कटेगा कैची से कटेगा 2 से कटेगा 2 तिया 6 2 दूनी 4 तो 32/3 दिखाई पड़ रहा है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/3। यही तो पूछ रहा था कि डी स्क्वायर क्या होगा, निकल गया।